बिहार भारत देश का एक ऐसा पिछड़ा राज्य जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा जैसी हीन भावनाएं लोगों के मन में चलने लगती हैं। कुछ पढ़े लिखे बिहारी अपना पहचान छुपाते हैं क्योंकि अगर दूसरे राज्य के लोग जान जाते हैं कि ये बिहारी है तो उन्हें भी हीन भावना की नजर से देखते हैं। लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि बिहार का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम था। कहा जाता है कि बिहार के इतिहास के बिना भारत का इतिहास का कल्पना करना असंभव है, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है। अरे दूसरे राज्य के लोगों के तो छोड़ो, खुद बिहार के लोगों को ही बिहार के स्वर्णिम इतिहास के बारे में पता नहीं है। तो मेरी यह छोटी सी प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार के स्वर्णिम इतिहास को आप लोगों के साथ शेयर करें। अरे भाई, किसी राज्य या देश का इतिहास कुछ शताब्दियों से शुरू हुई हो, लेकिन बिहार का इतिहास युगों युगांतर से चली आ रही है। चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो या फिर कलयुग हो, तीनों युगों में बिहार का इतिहास स्वर्णिम रहा है। बात है उन दिनों की जब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था और उस चिड़िया का दिमाग था बिहार। तो बिहार के इतिहास को समझने के लिए चलिए एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। त्रेता युग। दोस्तों, त्रेता युग उस युग को कहते हैं जिस युग में भगवान श्री राम और जगत जननी माता सीता का जन्म हुआ था। धार्मिक ग्रंथों के माने तो माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ था, जो बिहार राज्य में पड़ता है। एक्चुअल में जिस स्थान से माता सीता का जन्म हुआ था उसका नाम आज सीतामढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाराज जनक अपने खेत में हल चला रहे थे तो उनके हल के नोक से एक मटका निकला धरती के अंदर से। उस मटके में स्वयं माता सीता थी। द्वापर युग। दोस्तों, द्वापर युग उस युग को कहते हैं जिस युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के मुख्य उद्देश्य में से एक उद्देश्य था कंस का वध करना। अब दोस्तों, कंस भगवान श्री कृष्ण के मामा थे और भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को उन्होंने कैद कर लिया था, जेल में डाल दिया था। अब उन्हें छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, लेकिन उस वध के दौरान कंस के मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण के माता पिता तो जेल से छूट गए, लेकिन कंस की 2 पत्नियां विधवा हो गई जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति था। ये दोनों असमय विधवा हो गई, जो कि मगध सम्राट जरासंध की पुत्री थी। और दोस्तों, जरासंध मगध का राजा था, अर्थात बिहार का राजा था। जरासंध एक बिहारी था जिसने भगवान श्री कृष्ण को कम से कम 18 बार युद्ध भूमि छोड़कर भागने पर विवश कर दिया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम रण छोड़ पड़ा। हालांकि जरासंध भगवान श्री कृष्ण से कभी युद्ध जीता नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो, भगवान को युद्ध भूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया एक बिहारी ने। अब बात करते हैं दोस्तों कलयुग का। कलयुग बोले तो जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, इस युग का। दोस्तों, आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है। तो दोस्तों, वीडियो में जब भी आप मगध नाम सुने तो आप समझ लीजिएगा कि वो बिहार का ही जिक्र हो रहा है। ऐतिहासिक रूप से दोस्तों 544 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 544 वर्ष पहले से मगध साम्राज्य का चर्चा होती आ रही है। इस काल को महाजनपद काल के नाम से भी जाना जाता है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध को ही माना जाता है। मगध महाजनपद का स्थापना हर्यंक का प्रथम राजा बिंबिसार के द्वारा किया गया था। इनके शासन काल में अवंती तक यानी कि आज के मध्य प्रदेश तक मगध का सीमा क्षेत्र फैला हुआ था। हालांकि इनका मृत्यु के कारण खुद इनका पुत्र अजातशत्रु को माना जाता है। अजातशत्रु भी एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण करने से पहले अजातशत्रु ने अपने एक मंत्री वर्षकार को वैशाली राज्य में भेज दिया था जासूसी करने के लिए।
वर्षकार के सुझाव के मुताबिक अजातशत्रु ने उस समय 2 महान हथियार का निर्माण कराया, जिसका नाम था महाशिलाकंटक और रथमूसल। महाशिलाकंटक और रथमूसल नाम से आप नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन आपको बाहुबली मूवी तो याद ही होगा, जिसमें प्रभास यानी कि बाहुबली ने जिस पत्थर का उपयोग किया था लड़ाई लड़ने के लिए उसे महाशिलाकंटक कहते हैं, और जिस रथ से भल्लाल देव युद्ध कर रहा था उसे ही रथमूसल कहा जाता है। इस वंश के बाद मगध पे शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश का शासन आया। नंद वंश के समय मगध का सेना बहुत ही विशाल हुआ करती थी। उस समय 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 6,000 लड़ाकू हाथी हुआ करती थी मगध की सेना में। 326 ईसा पूर्व जब मगध का शासन नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के हाथों में था, उसी समय भारत पे सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था। सिकंदर को वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि उसका कारण कुछ और था, जो कि इस वीडियो में उसका बात करना सही नहीं है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे वापस करने में 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण हाथ था। पहला आचार्य चाणक्य, जिनका पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य है, जिन्होंने आगे चल के महान पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किए थे। और दूसरा व्यक्ति था उनका ही शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर महान के सेनापति थे, सिकंदर के मृत्यु के बाद फिर से एक बार भारत पे आक्रमण करने का प्रयास किए। लेकिन उस समय भारत के सम्राट के रूप में मगध में बैठा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बहुत ही आसानी और चालाकता पूर्वक से युद्ध में हराया। हार के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराया और साथ में एक राजदूत भी छोड़ा, जिनका नाम इतिहास में कई बार आता है। मेगास्थनीज को भारत के इतिहास का जनक माना जाता है। इसके साथ साथ सेल्यूकस निकेटर ने अपने दामाद चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार स्वरूप अफगानिस्तान तक का क्षेत्र दिया था। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अफगानिस्तान पहले बिहार का ही था। तभी तो कहा जाता है कि कटक से लेकर अटक तक मगध का साम्राज्य फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी वंश में बिंबिसार और बिंबिसार के पुत्र अशोक का साम्राज्य मगध पे हुआ। अशोक अपने पिता के शासन काल में ही श्रीनगर शहर का स्थापना किया था, जो कि आज भी जम्मू और कश्मीर का राजधानी बना हुआ है। कहा जाता है कि वहाँ पे विद्रोह पनप रही थी मगध के खिलाफ, तो अशोक ने मगध के खिलाफ पनप रही विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ के सभी लोगों को ही मार डाला। अशोक इतना क्रूर शासक था कि उसके समय किसी भी अन्य राज्य की हिम्मत नहीं होती थी कि मगध की ओर आंख उठाकर देख सके। इसका कारण था कि अशोक खुद के अपने 100 भाइयों को मारकर राजा बना हुआ था। अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध को माना जाता है। कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि वहाँ के नदी में पानी की जगह खून बह रही थी। ये भीषण नरसंहार देखकर अशोक ने धम्म का नीति अपना लिया और बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने लगे। सम्राट अशोक के समय बहुत से स्तंभ बनाए गए, बहुत से स्तूप लिखे गए, जो कि आज भी बिहार के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। ये जात से ब्राह्मण थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अब दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ आपको याद नहीं होगा तो आप याद कीजिए लव कुश ने घोड़े को पकड़ा हुआ था, वो अश्वमेध यज्ञ का ही घोड़ा था, जो कि भगवान श्री राम के द्वारा छोड़ा गया था। इस वंश के बाद मगध पे कण्व वंश और उसके बाद सातवाहन वंश का शासन आया। सातवाहन वंश विश्व का पहला मातृसत्तात्मक वंश था। जो लोग आज महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं, उन्हें ये बात जानना जरूरी है कि मगध यानी कि बिहार में आज से 2000 साल पहले ही महिला सशक्तिकरण का एक पूरा
पूरा साम्राज्य चल रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों मगध पे गुप्त वंश का शासन काल आया। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा हुआ था। इस वंश में भी कई महान राजा हुए थे, लेकिन समुद्रगुप्त सभी राजाओं से हटकर थे। समुद्रगुप्त ने भारत के लगभग सभी क्षेत्र पर अपना विजय हासिल कर लिया था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, यानी कि 3 समुद्र तक उनका राज फैला हुआ था। तो ये था दोस्तों मगध का स्वर्णिम इतिहास। दोस्तों मगध वो भूमि है जहाँ से 2 महान धर्मों ने जन्म लिया है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन 2 धर्मों का जन्म मगध यानी कि बिहार के धरती से ही हुई है। तो ऐसा था मगध का इतिहास। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं अंत कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवारों, अपने छोटे भाई बहनों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें कभी भी बिहारी कहकर कोई उगली करे, कोई चिढ़ाए, कोई उनको नीच दिखाए तो वो जवाब दे सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।